वेलकम बैक। मैं लव साई आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे आपके चाइल्ड डेवलपमेंट के क्वेश्चंस के बारे में कि आपके जो चाइल्ड डेवलपमेंट के जो क्वेश्चंस हैं वो कैसे कैसे बनते हैं या फिर प्रीवियस ईयर में कैसे कैसे क्वेश्चंस आपके आए हैं। तो इस चैनल पर यदि आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक भी करें। और यदि इस चैनल पर आप आए हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाइए और आपको प्ले लिस्ट में जो पैडागोजीज़ की जो वीडियोस हैं उनकी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। मैथ पैडागोजी की अलग बना रखी है मैंने, ईवीएस पैडागोजी की अलग है और हिंदी पैडागोजी की अलग है। आपको जो चाइल्ड डेवलपमेंट की जो प्लेलिस्ट है वो 2 पार्ट में मिलेगी, पार्ट 1 पार्ट 2 करके। तो उन वीडियोस को जाकर जरूर देखें ताकि आप जो आपका जुलाई में या अगस्त में जो आपका AUG अगस्त में जो आपका CTET होने की संभावना है वैसा होगा, उसमें आप 130+ मार्क्स ला सकें। ठीक है, यदि आप कंटिन्यूटी में वीडियो को देखते हैं तो आपको जो है बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी इन वीडियोस से, क्योंकि मैंने इन वीडियोस में सिर्फ ये ही नहीं बताया कि आपका क्वेश्चन नंबर 1 का या फिर 2 का ऑप्शन नंबर B या C या D क्यों है, बल्कि ये भी बताया कि जो और ऑप्शन है वो क्यों नहीं है। इससे आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर होंगे। ठीक है, इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने 15 क्वेश्चन कराए थे, इस वीडियो में भी अब मैं जो है उनसे आगे के क्वेश्चन कराऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन से। ये आपका जो था लास्ट क्वेश्चन था। तो आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रक्रिया के रूप में प्रेरणा के लिए उपयुक्त नहीं है। मतलब आप प्रेरणा के लिए जो प्रक्रिया देते हो ना, प्रेरणा के बाद जो होता है उसमें से जो 3 तो चीज़ होती हैं, लेकिन एक इसमें से प्रेरणा से संबंधित नहीं है। ठीक है ना, तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन है वो। पहला ऑप्शन है आपका, यह व्यक्ति की जैविक आवश्यकताओं को संतुष्ट करता है। बिल्कुल ठीक है, प्रेरणा से जो व्यक्ति की जो है आवश्यकताएं वो पूरी होती है, क्योंकि आप किसी चीज़ को करने के लिए मोटिवेट होते हो तो आप क्या करते हो, कोई काम करते हो और काम करने के बाद आपको संतुष्टि मिलती है, सेटिस्फैक्शन मिलता है। तो पहला ऑप्शन तो है जो प्रेरणा से उपयुक्त है, प्रेरणा के बारे में सही है। यह एक मनोवैज्ञानिक महत्वाकांक्षा को प्राप्त करने में मदद करता है। दूसरा भी ठीक है, मनोवैज्ञानिक मतलब आप मेंटली है ना, मेंटली भी सेटिस्फाई होते हो, तो ये भी ठीक है। थर्ड ऑप्शन आपका यह व्यक्ति को एक लक्ष्य की ओर ले जाने का कारण बनता है। मतलब किसी लक्ष्य की ओर ले जाने का कारण क्या बनता है आपका, मोटिवेशन। ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन भी ठीक है, लेकिन ये बोल देना कि यह एक अप्रिय स्थिति से दूर रहता है तो ये गलत होगा। ये जो प्रिय स्थिति है उसके पास रहता है। ठीक है, तो जो फोर्थ ऑप्शन है वो नहीं होगा, जो आपका प्रेरणा के संबंध में गलत कथन दिया हुआ है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, महात्मा गांधी ने बुनियादी शिक्षा के लिए किस पाठ्यक्रम पर जो है बल दिया। देखो महात्मा गांधी की यदि आपको पता हो तो महात्मा गांधी जो है कला की शिक्षा को ज़्यादा महत्वपूर्ण मानते हैं। उनका कहना था कि बच्चे को हस्तकला सिखाओ, मतलब हाथ से काम करने की कला दो। उनका मानना यह था कि हाथ से कला कराने का मतलब ये नहीं है कि उन्हें जो है वो पढ़ाई लिखाई ना करें। उनका मानना नहीं था कि यदि बच्चा चाहे तो उसमें ही निपुण हो और आगे चल के यदि वो करना चाहता है तो उसमें ही आगे जा सकता है। जैसे कि यदि किसी को पेंटिंग करनी अच्छी आती है तो वो उसको पेंटिंग में ही, आर्ट वर्क में ही आगे जा सकता है। क्ले से बहुत अच्छी अच्छी मूर्तियाँ बना सकता है। ठीक है ना, और उन मूर्तियों को बेचकर अच्छा खासा पैसा कमा सकता है और उसे मतलब दूसरे पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा यदि उसकी पढ़ाई उसका साथ नहीं देती है। तो यहाँ पर जो आपका सेकंड ऑप्शन है वो ठीक होगा। और यही बात अब आप आज के समाज में देख सकते हैं, जो पढ़े लिखा जो वर्ग है, शिक्षित वर्ग है, वो यदि सरकारी नौकरी नहीं प्राप्त कर पाता तो क्या करता है, एक स्किल अपनी अलग से बना कर रखता है। ठीक है, साइड, जिसे बोलते हैं साइड बिजनेस या फिर प्लान B बोल सकते हैं आप। ठीक है ना, प्लान B। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका सेकंड ऑप्शन है वो ठीक होगा और सब ऑप्शन के मतलब और जो ऑप्शन है वो गलत है। इनके बारे में जो है महात्मा गांधी ने बात नहीं करी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक बच्चा सा को वाज और न्यूक्लियर को अनक्लियर के बीच में भेद नहीं कर सकता, वह पीड़ित है। तो वो किस चीज़ से पीड़ित है आपको वो बताना होगा ना। तो पहला ऑप्शन आपका शब्द गड़बड़ी विकार। देखो शब्द गड़बड़ी कोई विकार नहीं होता, इसे बोलते हैं हम डिसलेक्सिया। उसे डिसलेक्सिया उस बच्चे को, तभी तो वो शब्दों को गलत पढ़ रहा है ना, प्रोनाउंस कर रहा है, उनमें विभेद नहीं कर पा रहा कि वो वाज है या फिर सा है, वो B फॉर बॉल है, मतलब B फॉर बॉल है, या फिर वो D फॉर डॉग है, वो वाह वक है या मतलब बा बकरी है, वो माँ मछली या फिर भा भालू है। इन चीज़ों में वो भेद नहीं कर पा रहा। ठीक है, इसी तरीके से जब वो शब्दों को जोड़ के पढ़ रहा है, किसी वर्ड के बाद वो जब किसी वाक्य को लिख रहा है, वाक्य में शब्द हैं, उन शब्दों को भी वो गलत पढ़ रहा है। ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पर जो आपका सेकंड ऑप्शन है वो ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भाषा विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र पियाजे के द्वारा कमतर आंका गया। अब पियाजे ने किस चीज़ पर जो है कम ध्यान दिया है आपको वो बताना। ठीक है ना, तो आपको पहला ऑप्शन है आपका पहला ऑप्शन अनुवांशिकता। देखो अनुवांशिकता पर पियाजे ने ध्यान दिया है। सामाजिक अंत्यक्रिया पर पियाजे ने कम ध्यान दिया है, लेकिन कम ध्यान दिया। ठीक है ना, तो कम ध्यान के लिए 2 एरो नीचे लगाए थे।
ठीक है। और अहंग केंद्रित भाषा ये भी पियाजे का ही कॉन्सेप्ट है और विद्यार्थियों द्वारा सक्रिय रचना। लिटिल साइंटिस्ट, आपको पता होगा पियाजे ने बोला था बच्चों को लिटिल साइंटिस्ट, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका सेकंड ऑप्शन है वो ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षक अपने वर्ग के प्रतिभाशाली बच्चों को अपनी क्षमता हासिल कराना चाहता है। मतलब बच्चे की यदि हम मानते हैं, यदि हम इस तरीके से मानते हैं तो एक बच्चे की क्षमता यहाँ तक जा सकती है, ठीक है। और वो चाहता है कि वो इस क्षमता तक पहुँचे। उसे निम्न में से क्या अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए नहीं करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए आपको वो बताना। उन्हें तनाव का प्रबंधन करना सिखाना चाहिए। वो यदि तनाव मुक्त रहेगा तो बच्चा ज़्यादा जल्दी से और ज़्यादा अच्छे तरीके से अधिगम कर पाएगा। उन्हें गैर शैक्षिक गतिविधियों का आनंद लेने के लिए सिखाना चाहिए। दूसरा, उन्हें अपने साथियों से विशेष ध्यान देने के लिए अलग करना। देखो आप अलग भी नहीं करोगे उन बच्चों को, ठीक है ना। उन्हें अपने साथियों से विशेष ध्यान देने के लिए अलग करना। तो ये ऑप्शन भी आपका ठीक है, उपयुक्त सभी सही है, सभी सही नहीं है। और आपका पहला ऑप्शन भी ठीक है, लेकिन उसे क्या नहीं करना चाहिए, तो उसे क्या करना नहीं चाहिए वैसे बताएं तो उन्हें गैर शैक्षिक जो गतिविधियाँ हैं उनका आनंद लेने के लिए सिखाना चाहिए। तो ऐसा नहीं करना, ठीक है। इससे ज़्यादा गलत ये वाला ऑप्शन, ठीक है ना। ये तो एक बार के लिए फ्री भी चल जाएगा, लेकिन जो और भी ज़्यादा गलत है वो ये है आपका कि जो गैर शैक्षिक जो गतिविधियाँ उन्हें उनका आनंद लेना सिखाना चाहिए, ऐसा टीचर नहीं करेगा। तो जो सेकंड ऑप्शन आपका वो नहीं वाला है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अधिगमकर्ता केंद्रित विद्यार्थी का आशय है। अधिगमकर्ता केंद्रित विद्यार्थी का आशय क्या है, मतलब विधि का आशय क्या है। विधि नहीं, विधि है, ठीक है ना, विद्यार्थी नहीं विधि है। उन विधियों को अपनाना जिनमें शिक्षक कर्ता होता है, गलत। अधिगम केंद्रित में बालक कर्ता होता है, ठीक है ना। तो बाल केंद्रित होती है, हम ये बोलते हैं बाल केंद्रित, ठीक है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन तो होगा नहीं, ये तो गलत बात हो गई। दूसरा ऑप्शन है वे विधियाँ जहाँ अधिगम में अधिगमकर्ता की अपनी पहल तथा प्रयास सम्मिलित होते हैं। सम्मिलित गलत लिखा हुआ है। तो यहाँ पर जो सेकंड ऑप्शन आपका ठीक है कि थर्ड ऑप्शन है कि शिक्षक अधिगमकर्ता के लिए स्वयं निष्कर्ष निकाल देता है, गलत। स्वयं निष्कर्ष निकालने नहीं है, उसे खोजने देना है संसार को, ठीक है ना। और फोर्थ है परंपरागत व्याख्यात्मक विधियाँ। ये तो हमें कहीं यूज़ ही नहीं करनी, किसी भी आप सब्जेक्ट को पढ़ाते हो प्राइमरी लेवल पर आपको वहाँ पर जो है इनका यूज़ नहीं करना, परंपरागत जो तरीके होते हैं। तो यहाँ पर जो आपका बी ऑप्शन है वही ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आकलन बच्चों में प्रतियोगात्मक भावना को सक्रिय रूप से बढ़ावा देना है। आकलन सीखने को सुनिश्चित करने के लिए तनाव और दबाव को उत्पन्न करता है। तो सेकंड ऑप्शन तो होगा नहीं। थर्ड ऑप्शन है आकलन सीखने में सुधार का एक तरीका है, ये ऑप्शन आपका ठीक है। फोर्थ है बच्चों को लेबल करने, नाम देने और वर्गीकृत करने की अच्छी रणनीति है कि ये बच्चे जो है पढ़े लिखे है ना, होशियार को इंटेलिजेंट, और जो ये हैं ये पढ़ने में पुअर हैं, तो ये पुअर बच्चे हैं रीडिंग में या फिर किसी भी उसमें टॉपिक पर। तो ऐसा नहीं करना आपको। यहाँ पर जो आपका सही ऑप्शन बैठ रहा है वो आपका थर्ड ऑप्शन बैठ रहा है, बच्चों में प्रतियोगात्मक भावना को सक्रिय रूप से। देखो प्रतियोगात्मक भावना को भी नहीं बढ़ाना बच्चों में कि तू आगे निकल रहा तो मैं इससे आगे कैसे निकलूँ। इससे ना ये जेलसी फील जो है, जेलसी फील वाली भावना मतलब आ जाती है बच्चों में, और बच्चे ना अनुचित तरीके का प्रयोग करने लगते हैं अपनी प्रतियोगिता में आगे बढ़ने के लिए। तो ये चीज़ भी गलत है। तो यहाँ पर आपको जो सेकंड ऑप्शन है वही ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जब बच्चे विद्यालय में आते हैं उन्हें क्या करना चाहिए। उन्हें बता देना चाहिए कि विद्यालय की भाषा भिन्न है और उन्हें अपनी मातृभाषा में बिल्कुल भी नहीं बोलना चाहिए, गलत। उनकी मातृभाषा को सम्मान देना। उनके अभिभावकों को बताना चाहिए कि वे घर पर केवल विद्यालय की भाषा को ही इस्तेमाल करें, कि मातृभाषा छोड़ो, जो स्कूल में लैंग्वेज पढ़ाई जा रही है उसी को घर पर बोलेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि उन्हें आगे चल के वही लैंग्वेज पढ़नी है। तो ऐसा भी नहीं है, उन्हें अपनी मातृभाषा में बोलने की अनुमति दी जानी चाहिए। आपका थर्ड ऑप्शन ठीक होगा, क्योंकि अभिव्यक्ति महत्वपूर्ण होती है, ठीक है ना। तो अभिव्यक्ति महत्वपूर्ण होता है, यहाँ पर आपको जो थर्ड ऑप्शन है वो ठीक होगा एज कम्पेयर टू फर्स्ट और सेकंड के। और फोर्थ ऑप्शन आपका विद्यालय की भाषा में ना बोलने के लिए उन पर अर्थदंड, मतलब अर्थदंड नहीं होगा, ये यहाँ पर अर्थदंड ही लिखा हुआ है हिंदी में, इंग्लिश में कुछ और होगा इसका मतलब। तो दंड नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, दंड लगाना चाहिए, तो दंड नहीं देना हमें। तो फोर्थ ऑप्शन में आपका गलत है। तो यहाँ पर आपका थर्ड ऑप्शन ही सही बैठता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा अभिकथन पाठ्यचर्या में सह शैक्षिक क्षेत्र को शामिल करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। तो पहला ऑप्शन आपका सह शैक्षिक गतिविधियाँ शिक्षार्थियों की विसंगतियों को समाप्त करती है। देखो ऐसा नहीं है कि सह शैक्षिक गतिविधियाँ जो आपकी स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो आपकी एक्टिविटी होती है, या आपका जो हैंड एंड क्राफ्ट वर्क है आपका वो होती है,
वो आपका जो है विसंगतियाँ मतलब जो कमी है उनको दूर करने में हेल्प करती है, तो ऐसा तो नहीं है। दूसरा, शैक्षिक गतिविधियाँ रोजमर्रा के शिक्षण में से उत्पन्न तनाव को कम करती है। ये एक बार के लिए हो सकता है, मान लेते हैं, क्योंकि खेलने से आप जो है तनाव मुक्त हो जाते हो। शारीरिक, सामाजिक और संवेगात्मक विकास अंतर संबंधित है। तो आपका जो फोर्थ ऑप्शन है, जो थर्ड ऑप्शन है ना, वो सेकंड से भी बेटर है, क्योंकि जब आप शैक्षिक गतिविधियों को करते हो ना, शामिल करते हो इन्हें अपने उसमें पाठ्यचर्या में, तो जो आपका इससे क्या होता है, शारीरिक, सामाजिक, क्योंकि आप ग्रुप में भी खेलते हो, संयोगात्मक, आप इमोशनली भी स्टेबल होते हो कि मुझे किस तरीके से मतलब स्ट्रेटजी से गेम को जीतना है। ये सभी एक दूसरे से जुड़ी होती है और इन सबका विकास होता है किसे, कैसे होता है कि वो खेल के द्वारा होता है, ठीक है ना, प्ले के थ्रू होता है। तो आपको प्ले के टाइप भी पता होना चाहिए कि जो प्ले के जो टाइप है किसने दिए थे और प्ले कितने टाइप के होते हैं, ठीक है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर जो है थर्ड ऑप्शन आपका ठीक होगा। और फोर्थ ऑप्शन है शैक्षिक गतिविधियाँ शिक्षकों के कार्यभार को कम करते हैं, तो ऐसा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा निरीक्षण हावर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत का समर्थन करता है और एक समर्थन करता है, 3 नहीं करता है, आपको वो बताना। पहला ऑप्शन आपका, मस्तिष्क के एक भाग में हुई क्षति केवल किसी एक विशिष्ट योग्यता को प्रभावित करती है, ना कि संपूर्ण को। देखो, ये हावर्ड गार्डनर ने कहा था कि बच्चे का दिमाग है ना, उसमें पार्ट्स बने हुए हैं, है ना, इस तरीके से अनु पार्ट्स में ना जो बच्चे की जो बुद्धिमत्ता, मान लीजिए ये मैथ से संबंधित है, ये साइंस नहीं, हम बोल सकते हैं ये इंट्रा और इंटर, ठीक है। ये होगी आपकी स्पार्शियल, ये होगी काइनेटिक, ये होगी संगीत म्यूजिक, ये मैथ है MATH, ये होगी म्यूजिक। तो यदि माइंड में यदि चोट लगती है तो कोई इनमें से कोई एक में क्षति पहुंचती है ना, तो वो दूसरी वाली को प्रभावित नहीं करती, ठीक है। तो ये इसका जो है इसने सिद्धांत में बताया था और ये इसकी जो है पॉजिटिव पॉइंट है देखा जाए तो। और सब देखते हैं और पॉइंट कैसे हैं। बुद्धिमत्ता विश्लेषणात्मक, सृजनात्मक, व्यवहारात्मक बुद्धि की अंतःक्रिया है गलत। विभिन्न बुद्धियां अपने स्वरूप में पदानुक्रम में है, पदानुक्रम में नहीं होती, आगे पीछे भी हो सकती हैं, और ये तो कमी है, ठीक है, ये भी कमी है। अनुदेशन के प्रारूप के निर्माण करते समय अध्यापकों को किसी एक विशिष्ट शैक्षिक नवाचार के सिद्धांत का अनुपालन करना चाहिए। कि जब आप बच्चों को पढ़ा रहे हो तो ये बोलने की कोशिश करा कि आप किसी एक विधि से पढ़ाओ, ठीक है, ताकि शैक्षिक नवाचार सिद्धांत का अनुपालन करें। तो ये भी आपका ऑप्शन गलत होगा। यहाँ पर जो पहला ऑप्शन है यही इसका समर्थन करता है और सब इसका समर्थन नहीं करते, और कुछ जो फोर्थ जो इसकी ऑप्शन दे रखा है वो कुछ थोड़ा अटपटा सा है, ठीक है। तो ये फोर्थ ऑप्शन भी नहीं होगा क्योंकि हमें पता है पहला ही ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, किस आयु वर्ग में एक बच्चे को नए सामाजिक और शैक्षिक मांगों से सामना करने की जरूरत होती है? किस आयु में होता है आपको बताना, ठीक है ना। तो आपको पता होगा जो चाइल्डहुड का जो समय होता है, ठीक है, तो 3 से 5 नहीं होगा, 12 से 18 नहीं होगा, तो ये तो आपका परिपक्व हो गया ना, किशोर बन गया, परिपक्व ये नो 2 से 3 साल का भी नहीं होगा। तो यहाँ पर जो सही एज है वो है 6 से 11। आपने पढ़ा होगा 0 से 2 होता है, 2 से 7 होता है, 7 से 11। तो यहाँ पर क्या कहा इन्होंने, इसे 7 भी हो सकता है, 6 भी, तो यहाँ पर 6 मान लेते हैं, ठीक है। तो 6 से 11 ये है आपको जो टाइम है जिसमें बच्चा सामाजिक और शैक्षिक मांगों की सामना करने की जरूरत होती है बच्चे को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सबसे आसान और सबसे सरल और सबसे इम्पोर्टेंट आपकी थ्योरी है पियाजे की। आपको पता होना चाहिए थ्योरी के बारे में सब चीज़ें, ठीक है, छोटे छोटे पॉइंट, बड़े बड़े पॉइंट सब पता होना चाहिए आपको इस थ्योरी के बारे में। तो पहला ऑप्शन आपका, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के चरणों में औपचारिक संचालन की अवधि है। तो सबसे सरल क्वेश्चन पूछ लिया तो 12 साल के और उसके बाद का समय फोर्थ स्टेज में आता है, जिसे हम बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग वाली स्टेज भी बोलते हैं, ठीक है। एक होती है मूर्त, एक अमूर्त। ये अमूर्त औपचारिक संज्ञानात्मक अवस्था, ठीक है ना, अमूर्त अवस्था भी बोलते हैं इसको, ये औपचारिक है। इससे पहले वाली होती है मूर्त, उससे पहले वाली होती है पूर्व, और उससे पहले वाली होती है शेष अवस्था, ठीक है। तो 0 से 2 ये हो गई, 2 से 7 या 6 हो गई, और 7 से 11 ये हो गई, और ये 12 से उसके बाद तक या 15 एज तक मान सकते हैं, ठीक है। तो फोर्थ ऑप्शन आपका ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बाल मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु क्या है? तो बाल मनोविज्ञान में हम 5वीं तक के बच्चे की स्टडी कर रहे हैं, और वो है कि बच्चा कैसे सीखता है, कैसे समझता है, ठीक है। तो हम बालक को ही केंद्र में रख के चलते हैं, तो सेकंड ऑप्शन आपका ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा ये सेम क्वेश्चन दोबारा आ गया, और लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, बच्चे के समाजीकरण में
परिवार डैश भूमिका निभाता। तो परिवार कैसी भूमिका निभाता आपको वो बताना है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है आपका रोमांचकारी भूमिका निभाता है परिवार, या फिर मुख्य भूमिका निभाता है, या गौण भूमिका निभाता है, या कम महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो यहाँ पर जो परिवार है वो मुख्य भूमिका निभाता है बच्चे के समाजीकरण में, क्योंकि बच्चे का सबसे इंटरेक्शन सबसे पहले किससे होता है, पेरेंट्स से होता है। फिर उसके बाद वो अपने सिबलिंग्स और स्कूल्स में जाता है, उसके बाद फिर वो समाज, ये भी इसमें आ जाते हैं, ठीक है। सोसाइटी तो है, इसमें स्कूल भी आएगा, समाज भी आएगा, पेरेंट्स भी आएंगे, और मतलब सब चीज़ आ जाती है इसमें। तो यहाँ पर जो आपका सेकंड ऑप्शन है वो ठीक होगा। तो आज इस वीडियो में हमने आपको जो है चाइल्ड डेवलपमेंट के कम से कम 15 क्वेश्चन करें, जैसे कि आप क्वेश्चन नंबर देख सकते हैं, एक क्वेश्चन वो रिपीट हो गया था तो हम इसे 14 माने थे, 14 क्वेश्चन करें कम से कम। और यदि आप इस चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक भी करें। इस चैनल पर मैंने आपके पेडागोजीज की जो वीडियोज़ हैं उन वीडियोज़ को भी अपलोड कर रखा है, चाहे वो EVS हो, मैथ हो या हिंदी हो। वो वीडियोस यदि आपने वो नहीं देखे तो उन्हें भी जाकर जरूर देखें, ताकि आप अपने जो है पेडागोजी के सब्जेक्ट में भी अच्छे मार्क्स ला सकें। 30 में से 30 तो कम से कम ला ही सके हिंदी में और EVS में, ठीक है। मैथ में एक बार के लिए यदि कैलकुलेटिव क्वेश्चन कोई आ जाता है तो वहाँ दिक्कत हो सकती है, लेकिन यदि आप EVS और हिंदी को अच्छे से पढ़ के जाते हो, वीडियोस को और कॉन्सेप्ट पढ़ के जाते हो, तो आपके 30 में 30 नंबर लाना कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से आप 130+ नंबर भी ला सकते हो अपने CTET में। तो इसी तरीके से वीडियो देखते रहिए, और हम मिलते हैं अब आपसे किसी अन्य वीडियो में।